पर है डिस्कस कर रहा हूँ, जल्दी से इसको देखो। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, चालकता सेल के इलेक्ट्रोड किससे बने होते हैं। तो जो इनर्ट या रेफरेंस सेल के इलेक्ट्रोड बने हुए रहते हैं जनरली उसमें प्लेटिनम की एक वायर होती है। किसकी? प्लेटिनम की वायर होती है, ठीक है ना। तो एक कॉपर सिल्वर कुछ नहीं है, प्लेटिनम की वायर है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हेनरी के नियम का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, बहुत सारी गैसों के लिए KH का मान मतलब हेनरीज कांस्टेंट का मान दे रखा है और वो कह रहा है कौन सबसे ज़्यादा घुलेगी। सबसे ज़्यादा घुलने का मतलब होता है जिसकी KH की वैल्यू सबसे कम हो। तो KH की वैल्यू जिसमें भी कम देख रहे हो आप, अब ये 4 वैल्यूज़ देख रही है, इतना तो देख लो कि इनमें से सबसे कम किसकी KH है। तो जिसकी KH सबसे कम उसकी घुलनशीलता सबसे ज़्यादा। इसी हिसाब से इनको आपने अरेंज करना है ऑर्डर में, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है कि इसका आंसर क्या बन रहा है, फिर C वाला ऑप्शन बन रहा है इसका, देख लेना, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला वाला क्वेश्चन देखो, ये ल्यूकास रिएजेंट से कौन अभिक्रिया करता है, ये पूछा हुआ है। तो ल्यूकास रिएजेंट से कौन अभिक्रिया करेगा, ल्यूकान रिएजेंट से सबसे जल्दी या कक्ष ताप पर कौन रिएक्शन करता है, टर्सरी वाला, और सेकेंडरी वाला थोड़ा मुश्किल से करता है, और प्राइमरी वाला तो बहुत मुश्किल, प्राइमरी वाला तो करता ही नहीं। तो इनमें से देखो B प्राइमरी वाला है, C प्राइमरी वाला है, D टर्सरी वाला है और A वाला भी प्राइमरी वाला है। तो केवल इसमें D ही टर्सरी है, इसलिए यही रिएक्शन करेगा सबसे फास्ट। इनमें से फ्रियोन कौन सी गैस है, तो फ्रियोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कहते हैं। फ्रियोन किसको कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पहली वाली जो गैस है वो है फ्रियोन गैस कहते हैं उसको। अगली रिएक्शन देखो, इसमें आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु मतलब T½ दे रखा है, इसके लिए वेग स्थिरांक निकालना है। तो वेग स्थिरांक और T½ में क्या रिलेशन होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, K = 0.693 अपॉन T½ K = 0.693 अपॉन T½ तो ऐसे करके आप इसका वेग स्थिरांक निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ABC 3 आपको इलेक्ट्रोड दे रखे हैं और उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं। आपको पूछ रहे हैं उनकी अपचयन क्षमता या अपचायक क्षमता। तो अपचायक क्षमता जिसकी ज़्यादा होगी इसका मतलब वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, मतलब दूसरे का अपचयन कर रहा है, अपना उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम उसका सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो -2.54 वाला जो ऑप्शन है मतलब B वाला जो है इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसका मतलब इसकी रिडक्शन पावर सबसे ज़्यादा है, रिड्यूसिंग पावर मतलब अपचायक क्षमता सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा हो गई B की, तो फिर C की और फिर A की, ऐसे करके ये क्वेश्चन होता है। ब्रोमीन की ग्लूकोज के साथ रिएक्शन कराने पर क्या होता है, ये आपको ग्लूकोज की 6 रिएक्शंस 5 रिएक्शन जो लिखा रही है 56 नंबर पे, उससे आप इसका आंसर ढूंढ लोगे आराम से, ठीक है ना। ये सारे रिलेशन, इससे पहले वाले रिलेशन भी लिखवा रखे हैं मैंने आपको, ये सारे के सारे जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखवा रखे हैं। अब ये कह रहा है CaCl2.6H2O को पानी में घोलने पर तो वांट हाफ फैक्टर I की वैल्यू कितनी होगी, तो वांट हाफ फैक्टर कितना होता है, जितने टुकड़ों में ये टूटता है। कौन, सॉल्ट कौन है इसमें, CaCl2। अरे CaCl2 हो या NaCl हो या AlCl3 हो तो टूटने उनको तोड़ना होता है। जैसे हम CaCl2 को तोड़ेंगे तो एक Ca का +2 और +2 Cl नेगेटिव मतलब Ca+2 और 2 Cl नेगेटिव मतलब 3 आयन बनेंगे। तो इसकी कितनी हो जाएगी, ये वांट ऑफ I की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर NaCl की बात करें तो एक Na+ मिलेगा और एक Cl नेगेटिव मिलेगा, Na पॉजिटिव मिलेगा और Cl नेगेटिव मिलेगा, तो 2 टुकड़े होंगे। AlCl3 को तोड़ेंगे तो Al का 1 टुकड़ा हुआ और 3 Cl के टुकड़े हुए, 3 पोर्शन Cl के मिले तो 4 टुकड़े हुए, तो वहाँ I की वैल्यू 4 हुई, NaCl में 2 हुई। इसी तरीके से BaCl2 में कितनी होगी, जितने CaCl2 में हो रही है, सेम है ना। तो ये हो गया। अब ये बोल रहे हैं +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है, तो कौन दिखाता है, तो आपको Mn के बारे में पता है, Mn +2 से लेके +7 तक सारी ऑक्सीडेशन संख्या दिखाता है सारी, लेकिन +1 नहीं दिखाता। बाकी स्कैनेडियम +1 और +3 दिखाता है, +2 नहीं दिखाता। इसमें केवल कॉपर है जो +1 और +2 दोनों तरीके की ऑक्सीडेशन संख्या दिखाता है। इसी तरीके से आपको इसमें पूछा हुआ है sp2 और X आबंध किस में है, इसका मतलब आपका कार्बन कैसा होना चाहिए था, sp2। और sp2 कार्बन कौन होते हैं, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं भाई, डबल बॉन्ड C वाले जो कार्बन होते हैं वो वाले क्या होते हैं, sp2 होते हैं। तो डबल बॉन्ड इसमें केवल और केवल विनाइल हैलाइड में ही आ रहा है। आप विनाइल हैलाइड का स्ट्रक्चर बना के देखिए। इसके बाद ये पूछ रहा है किसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा है, क्वथनांक सबसे ज़्यादा किसका होता है, स्ट्रेट चेन वालों का। स्ट्रेट चेन मतलब नॉर्मल जो होते हैं, नॉर्मल हेक्सेन होगा उसका, जो नॉर्मल पेंटेन है उसका आइसोपेंटेन से ज़्यादा होगा और आइसोपेंटेन का नियोपेंटेन से ज़्यादा होगा। मतलब जैसे जैसे ब्रांच बनती जाती है, श्रृंखलाएं बनती जाती है, क्वथनांक कम होता जाता है। तो इनमें अगर आप देखोगे तो
पेंटेन अमीन जो है उसमें कोई ब्रांच नहीं है, जबकि उससे ऊपर ब्यूटेन अमीन में एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसके अलावा ब्यूटेन अमीन में 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा पेंटेन अमीन में होगी। इसी तरीके से आप इसमें एक और एग्जांपल देखिए, HI के साथ फिनाइल इथाइल ईथर को गर्म। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन। फिनाइल मिथाइल ईथर कैसे बनाओगे तुम? फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग, उसमें एक O लगाओ और O के बाद एक मिथाइल लगाओ, मतलब CH3 लगाओ। इस तरीके से फिनाइल मिथाइल ईथर बन जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गया आपको? इसको HI से रिएक्शन करोगे तो फिनाइल वाला जो पोर्शन है उसके साथ OH आ जाएगा, मतलब फिनॉल आ जाएगा, और जो मिथाइल वाला है उसके साथ आयोडीन आ जाएगा, मिथाइल आयोडाइड आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी देख लेना, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जब भी आएगा तब परेशानी खड़ी करेगा। बाकी ये जो रीजनिंग वाले हैं ये मैं अगली वीडियो में डालूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। इसके बाद 17वें नंबर पे आओ, स्टार्च और सेलुलोज में एक अंतर बताओ। तो तुम्हारे को स्ट्रक्चर्स लिखवा रखे हैं मैंने, इनके स्टार्च के सेलुलोज के स्ट्रक्चर्स लिखवा रखे हैं तुम्हारे को। 61वें नंबर पे अपने स्ट्रक्चर देखना। स्टार्च कैसा होता है? स्टार्च बनता है अल्फा डी ग्लूकोज के रिलेशन से। अल्फा डी ग्लूकोज 1,4,1,4 लिंकेज करता है, जबकि सेलुलोज में क्या होता है 1,1,6 लिंकेज होता है बीटा डी ग्लूकोज का। तो बीटा डी और अल्फा डी ग्लूकोज का मेन अंतर होता है उसमें, सेलुलोज में और स्टार्च में। प्रोटीन की प्राथमिक और द्वितीयक संरचना बतानी है। तो प्राइमरी संरचना क्या होती है? 4 संरचनाएं होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। तो प्राइमरी संरचना क्या होती है? जिसमें केवल क्या होता है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में लगे हुए होते हैं अमीनो एसिड्स। सीक्वेंशियल ऑर्डर में जैसे पहले ग्लाइसिन लगा हुआ, फिर एलानिन लगा हुआ, फिर हिस्टीडीन लगा हुआ, इस तरीके से एक एक करके सीधे लगे हुए हैं, तो उनको तो कहते हैं प्राइमरी संरचना। और द्वितीयक संरचना क्या होती है? जब वो फोल्ड होने लग जाते हैं, आल्पिन लाइक स्ट्रक्चर। तो 69 नंबर के प्रश्न जो है तुम्हारे कॉपी में जो लिखवा रखा वो यही है, 69 नंबर का प्रश्न, उसको भी देखना आप लोग। अब 18वां क्वेश्चन देखो आप, ये क्या कह रहा है? 2 इलेक्ट्रोलाइट हैं और इन दोनों इलेक्ट्रोलाइटों को जब के प्रक्षेप जो थे उनकी जो आपने क्या देखी, ये है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी देखी, और मोलर कंडक्टिविटी को डाइल्यूट करने पर एक तो 28 गुना बढ़ गया और एक 1.8 गुना बढ़ा। तो कह रहा है इन दोनों में से प्रबल विद्युत अपघट्य कौन होगा और दुर्बल कौन होगा, और A और B का व्यवहार करिए। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। डाइल्यूशन मतलब किसी की अगर तनुता करते हैं तो उससे मोलर कंडक्टिविटी, उसकी मोलर चालकता जो होती है वो घटती है, बढ़ती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन एक होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य और एक होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य का मोलर चालकता भी बढ़ती है, दुर्बल की भी बढ़ती है, लेकिन प्रबल की थोड़ी सी बढ़ती है और दुर्बल की बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है ना, ये याद रखना। डाइल्यूशन करने पर, तनुता करने पर क्या होती है, प्रबल वाले की कंपैरिजन में दुर्बल वाले की ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। कारण है 2। पहली बात तो ये है कि प्रबल होगा तो वो तो 100% टूट चुका होगा, और दुर्बल होगा तो वो 100% नहीं टूटा होगा। तो जैसे ही डाइल्यूशन बढ़ेगा तो उसके डाइल्यूशन के कारण वो टूटना शुरू करेगा। जितना ज़्यादा टूटेगा उतने आयन बनेंगे उसके, एक बात ये। और दूसरी बात ये कि डाइल्यूशन बढ़ने पर प्रबल वाले के आयनों के बीच में जब डिफरेंस आएगा तो वो इधर उधर तेज़ी से भाग पाएंगे। इसलिए प्रबल और दुर्बल दोनों की ही चालकता बढ़ती है, लेकिन दुर्बल की चालकता बहुत ज़्यादा बढ़ती है प्रबल के कंपैरिजन में। ये क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। इसके बाद 19वें नंबर का क्वेश्चन है, ये भी देख लो। ईंधन सेल की परिभाषा लिखिए। तो ये मैंने आपको बता रखा है, ईंधन सेल की परिभाषा आपको जहाँ पे मैंने अपना लिखवा रखा है, कौन से नंबर के पेपर, वो 3rd नंबर में लिखवा रखा है ईंधन सेल के बारे में, और उसकी लाभ। तो लाभ तो अपोलो मिशन में हो गया, अंतरिक्ष मिशन में हो गया, वहाँ पे ग्रीन एनर्जी पैदा करने के केस में हो गया। तो ये वही तो लाभ हैं इसके। अगला क्या बोल रखा है इसमें, आप विद्युत अपघट्यों के उत्पादों की प्रगति कीजिए। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ H2SO4 को तनु करना। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ये थोड़ा सा लंबा है, बिना पेन कॉपी के नहीं समझा जाएगा। इसके बाद एनिलीन और NN डाइमिथाइल एनिलीन में भेद करने के लिए प्रयुक्त अभिक्रिया का नाम लिखिए। ये तो केवल नाम लिखने के लिए कह रहे हैं, अगर पूरी रिएक्शन भी आएगी तो लिखनी पड़ेगी तुम्हें। ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन है। क्या नाम बोलते हैं इसको? कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कहाँ पे पढ़ोगे तुम? 168 नंबर के पेज में। कार्बाइल अमीन टेस्ट जो होता है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में विभेद करने के लिए होता है। ये केवल प्राइमरी वाले अमीन ही देते हैं, सेकेंडरी टर्सरी से नहीं देते हैं। तो इसमें क्या है, एक तो है एनिलीन। एनिलीन क्या है तुम्हारा? एनिलीन
हाँ एनिलीन हो गया, और दूसरा एन एन डाईमिथाइल एनिलीन। तो एन एन डाईमिथाइल एनिलीन तो सेकेंडरी अमीन हो गया और एनिलीन प्राइमरी अमीन हो गया, इसलिए प्राइमरी अमीन ही इसको देते हैं, याद रखना। तो एनिलीन इस टेस्ट को देगा, ठीक है। इसके बाद सामान्य परिस्थितियों में क्लोरोबेंजीन, और दूसरी कौन सी अभिक्रिया होती है अमीन को वो करने की, हिंसबर्ग टेस्ट। कार्बाइल अमीन टेस्ट तुमने पढ़ लिया है, तो अभी हिंसबर्ग टेस्ट भी ढूंढना नेट में, और ये भी पढ़ लेना, हिंसबर्ग टेस्ट भी कार्बाइल अमीन टेस्ट भी, ये दोनों अभिक्रियाएं आप पढ़ लेना, ठीक है ना। यहीं पे मुझे याद आ गया, अगर तुमसे पूछ लेता है वो कि भाई अगर तुम्हें प्राइमरी अमीन बनाना है तो क्या अभिक्रियाएं होंगी, तो दो अभिक्रियाएं हैं जो प्राइमरी अमीन बनाने के लिए यूज होती हैं। पहली होती है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, जिसमें अमाइड से अमीन बनता है Br2+4 KOH के साथ रिएक्शन करके, एक रिएक्शन ये है। और दूसरी रिएक्शन कौन सी है बच्चों, दूसरी रिएक्शन है तुम्हारी गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, जिसमें केवल प्राइमरी अमीन ही बनता है। तो ये दो रिएक्शन से ये भी याद रखना, ठीक है ना। इसके बाद आगे आ जाओ, सामान्य परिस्थितियों में क्लोरोबेंजीन के अमीनो, इसको भी छोड़ दो। इसके बाद आगे आ जाते हैं, ये कह रहा है कि किसी अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होता है। तो वैसे ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है, मगर आप लोगों को इसकी बात समझ में नहीं आ रही तो सीधा लिख दो कि टेम्परेचर बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, या उसके घटने पर अभिक्रिया का वेग घटता है, और दूसरा उत्प्रेरक के मिलाने पर अभिक्रिया का वेग तेज होता है, ठीक है ना। तो ये तो दोनों बातें, लेकिन टेक्निकल आंसर पहले वाले बात का, क वाले का आंसर ये है कि जब किसी एक्सोथर्मिक मतलब उसमें क्षेपी अभिक्रिया के लिए ताप बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया का वेग घटता है, किसका, एक्सोथर्मिक के लिए। और एंडोथर्मिक के लिए अगर ताप बढ़ाया जाता है तो वो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। इसी तरीके से उत्प्रेरक मिलाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि उस अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा कम होती है, संक्रियण ऊर्जा कम होती है। ये एक टेक्निकल आंसर था, अदरवाइज तुम ऐसे भी कम से कम लिख सकते हो। अगला है IUPAC नेम है आपके कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के IUPAC नेम और ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेम, दो अलग अलग बातें हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से आंसर होता है, ठीक है ना। तो आप अपने वो वाले क्वेश्चन खोलना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाले में, और उसमें क्या देखना है तुमने, कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। तो 23वें नंबर पे कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों पढ़ाए गए हैं। खो वाला पोर्शन जो है निकिल टेट्रासाइनाइड वाला जो क्वेश्चन है, इसके चुंबकीय व्यवहार को पता करना है। तो चुंबकीय व्यवहार मतलब आपको इसके लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले आपको निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। फिर निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 आ रही है, तो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा, और फिर Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। और वो जो Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको बनाने के बाद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड साइनाइड है तो वो उसको अंदर की तरफ भराएंगे, मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसका मतलब वैसे ये साइनाइड के आने के कारण इनर ऑर्बिटल, देखो साइनाइड हो गया, CO हो गया, ठीक है ना, साइनाइड हो गया, CO हो गया, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। और एक क्या हो गया, CO हो गया, साइनाइड हो गया, और EN हो गया, और NO2 हो गया, ये लोग, और NH3 भी हो गया। चलो, ये 5 लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाते हैं। तो इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण क्या होता है, इनके कारण इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जिन्हें कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट कम होता है या जीरो होता है। तो जब जीरो होता है तो उसको डायामैग्नेटिक कहते हैं। तो डायामैग्नेटिक केस बनता है अक्सर। ये क्वेश्चन तो डायामैग्नेटिक वाला है ही, लेकिन अक्सर ऐसे केस जब भी आएंगे, मतलब साइनाइड, नाइट्रो, साइनो, नाइट्रो, CO या फिर EN या फिर अमीन, ये 5 जब लिगेंड आएंगे तो तब तुम्हारे को संभल के चलना है। तब लगभग वो क्वेश्चन क्या होगा, वो इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जिसको कहाँ पढ़ोगे आप, VBT में पढ़ोगे। VBT मतलब 18 नंबर का पेज खोल लेना, वहीं पे तुम्हें इसका आंसर मिलेगा। तो उससे आप पता कर लोगे कि इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, या फिर इसका मैग्नेटिक चुंबकीय व्यवहार क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है। अगला देखो, ये संकुल दिखा रखा है, इसमें समावयवता पूछी भी। तो आइसोमेरिज्म 24 नंबर के पेज में आपको बता रखी है, 4 तरीके के आइसोमेरिज्म है। ये वाली आइसोमेरिज्म कौन सी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली, कोऑर्डिनेशन वाली, जिसमें 2 डब्बे बनते हैं अलग से, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आइसोमेरिज्म है, 4 आइसोमेरिज्म है, वो चारों की चारों मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है, ठीक है जी। इसके बाद अब लोग आप आगे बढ़ो, इसमें क्या कह रहा है ये, निम्नलिखित का कारण दीजिए। तृतीयक ब्यूटाइल अमीन सोडियम मेथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद एल्कीन देता है, ना कि ईथर। तो खैर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मुश्किल समझ में आएगा, क्योंकि ये वैसे रिएक्शन है, ये इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है SN2 रिएक्शन में जो आप रिएक्शन पढ़ते हो कौन सी,
ईथर की सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये बोल रहा है कि होना दीना तो इसको विलियमसन ईथर सिंथेसिस देना चाहिए था, लेकिन ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्यों नहीं दे रहा। इस पहले विलियमसन ईथर सिंथेसिस पढ़ो और फिर इस क्वेश्चन को दोबारा से देखो। ये कह रहा है ये ब्रोमाइड वाला जो है ये सोडियम इथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया करके ईथर क्यों नहीं बना रहा है, एल्कीन क्यों बना रहा है। तो कारण ये है कि ये अभिक्रिया है SN2 रिएक्शन, एक बात। दूसरी बात ये है कि जिस कार्बन पे इसने अटैक करना है, मिथॉक्साइड इथॉक्साइड जो भी है ये, इसने जहाँ पे भी अटैक करना है वो कार्बन टर्सरी है, और टर्सरी होने के कारण SN2 रिएक्शन देना मुश्किल है। और इस कारण क्या होता है, SN2 रिएक्शन ना हो करके इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना हो करके इसमें एलिमिनेशन हो जाता है और एल्कीन ही प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था इसमें। अब ये बोल रहा है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भाप द्वारा वाष्पित हो जाता है जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल नहीं होता। इस क्वेश्चन को दोबारा से सुन लो, तुम क्वेश्चन समझ ही नहीं रहे हो। मैंने तुम्हारे को पहले ही बता रखा है जो बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन आएंगे उसके लिए जाना है तुमने कहाँ पे, जो बॉइलिंग पॉइंट वाली कहानी बता रखी है तुम्हारे को कि किसी का क्वथनांक ज़्यादा होता है किसी का कम। 183 नंबर पे, ठीक है ना, 183 नंबर पे तुम्हें बता रखा कि ईथर या अन्य हाइड्रोकार्बन की तुलना में अल्कोहल का ज़्यादा क्यों होता है। एक बात तो ये बताया, और दूसरी बात यहाँ पे जो फैक्ट हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनना है, कारण तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है उसमें फिनॉल मतलब OH और नाइट्रो मतलब NO2 के बीच में क्या होता है, इंटर एटॉमिक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इंटर एटॉमिक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। आपको अगर कुछ नहीं आता है ऐसे प्रश्नों में कि इसका क्वथनांक इसके क्वथनांक से ज़्यादा क्यों है, तो आपने आंसर में सीधा लिखना है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध बनता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसलिए आपने इसका क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखना है। ठीक है जी। अच्छा, फिनॉल की तुलना में अल्कोहल कम अम्लीय क्यों है, तो इसके लिए फिनॉल की अम्लीय गुण मतलब 181 नंबर वाला पढ़ना है आपने। 181 नंबर वाला फिनॉल का अम्लीय गुण वाला चैप्टर पढ़ना है आपने। वो आपको वो सारे रास्ते बताने हैं जिससे कि पता चलता है कि फिनॉल क्या है, एक अम्लीय चीज़ है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पकड़ लो, 24वें नंबर का क्वेश्चन पकड़ लो। 24वें क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं कर रखा उसने, EMF मतलब नस्ट इक्वेशन लगा करके आपको EMF निकालना है। तो नस्ट इक्वेशन तो आपको सबसे दूसरे नंबर में ही करवा ली गई है, जो आपको मतलब मैंने लिखवा रखे हैं उसके सेकंड नंबर में मैंने नस्ट इक्वेशन लिखी गई। इस क्वेश्चन को नस्ट इक्वेशन से ही सॉल्व करना है। बस आपको नस्ट इक्वेशन में क्या होता है, E0 की वैल्यू यहाँ नीचे 2.71 दे ही रखी है, माइनस -0.0591 अपॉन n कितना है, mg से mg+2 हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और Cu+2 से Cu हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है 2, इसलिए आपको n की वैल्यू आती है 2। और log बेस 10 और ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट किस तरफ होगा, देखो आपको लेफ्ट वाला जो आपके एनोड वाला है उसको ऊपर रखना है और कैथोड वाले को नीचे रखना है। तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व ये हो जाएगा आराम से। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी कर लेना तुरंत। अब ये अगला क्वेश्चन पूछा हुआ कि क्या क्या होगा, ऐसे में करके क्या क्या होगा। तो देखो इसमें जो पहला आप कुछ भी नहीं दे रखा है आपको, अगर आपको समझना है जिससे Mg रिएक्शन करके A बन रहा, तो ये एक एल्काइल ब्रोमाइड है, और एल्काइल ब्रोमाइड की Mg से रिएक्शन करोगे तो एल्काइल Mg ब्रोमाइड बनेगा, मतलब एक क्या बनेगा, क्या बोलते हैं उसे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। अरे RMgX बनेगा ना। तो R कौन सा हुआ, ब्रोमीन के अलावा जो बचा हुआ पोर्शन है इसमें, देखो मैं आपको इस पेन से दिखाता हूँ, ये पूरा का पूरा पोर्शन है आपके पास R, ये है ब्रोमीन और ये है Mg, तो R Mg और Br ब्रोमीन जुड़ जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा क्या भला, ये तुम्हारा RMgX बन गया है। ठीक है ना। अब RMgX की जब पानी से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, RH बनता है। पानी से रिएक्शन कराते हैं तो OH और H ये होता है, तो पानी से या अल्कोहल से, इथेनॉल से, किसी से भी रिएक्शन करते हैं तो ये H जो है इस RMgX में R के साथ जुड़ जाता है, तो एक एल्केन बनता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इस तरफ दूसरी तरफ आ जाते हैं, आपको एल्काइल ब्रोमाइड है, इसकी रिएक्शन अभी जो क्वेश्चन बोल रहा था इस सोडियम इथॉक्साइड से, अभी जो क्वेश्चन ऊपर पे बोला ना मैंने आपको, सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन करने पर ईथर देता है, ना कि ये पहला वाला क्वेश्चन। तो वही बात हो गई कि इसकी इससे रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, तो ये तो प्राइमरी कार्बन है, तो प्राइमरी कार्बन है तो ये SN2 रिएक्शन देगा और ईथर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ईथर, मतलब ये वाला पोर्शन इसका ऐसे ही रहेगा, ये वाला पोर्शन ऐसे ही रहेगा, और इसके बाद O और O के बाद C2H5, ये C2H5 ये बन जाएगा आपका ईथर बन जाएगा। समझ में आ गया, तो ऐसे बनेगा। अब इस तरफ से अब इधर आ जाओ, अल्कोहल, अब ये एल्काइल ब्रोमाइड है और
एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, पानी बाहर निकलता है। आपको क्या बोला, दो या केवल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा मतलब एक्वस अल्कोहल के साथ, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ब्रोमीन हट करके OH आ जाएगा। और अगर अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन है तो Br इससे और H इस कार्बन से हटेगा, इस कार्बन से। कहने का मतलब है तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये जो कार्बन, यहाँ पे जो ब्रोमीन था, ये ब्रोमीन, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन था, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे और एक एल्कीन बन जाएगा। तो एल्कीन बनेगा तो कैसे बनेगा वो एल्कीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, सीधी सी बात है। तो ऐसे आपका एल्कीन बनेगा। अब इसी एल्कीन में आपने HBr की रिएक्शन करानी है। HBr की रिएक्शन करानी है मतलब आपको क्या कराना है, मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, मार्कोनिकॉफ रूल। तो HBr मतलब H एक तरफ जुड़ेगा और Br एक तरफ, तो Br उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है और H उस पर जुड़ेगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे तो आपका Br जुड़ जाएगा और यहाँ पे एक H जुड़ जाएगा, मतलब ये CH3 बन जाएगा, ठीक है ना। और इसकी सोडियम और शुष्क ईथर से रिएक्शन करानी है, मतलब वुड्स रिएक्शन करानी है आपने। क्या करानी है, वुड्स रिएक्शन। तो सारी रिएक्शन आपने पढ़ी हुई हैं, बहुत मुश्किल रिएक्शंस नहीं हैं ये, ठीक है ना। तो इसलिए आप इनको आराम से करना चाहिए आपको, ठीक है जी। अब आगे देखिए, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाली रिएक्शन देखिए, ये इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए, ये वाला आपका फिरोज नाई हर रोज़ सफाई वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका ये खौ वाले का सेकंड वाला पार्ट, खौ वाले का सेकंड वाला पार्ट जो है, ये आपका कौन सा रिएक्शन हो गया, RI बनने वाली रिएक्शन होगी। आप इसको फिरोज नाई हर रोज़ सफाई वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वहीं पे इसका आंसर है, उसको एक बार देख लोगे तो वो वाली रिएक्शन आपको पकड़ में आ जाएगी। आगे देखिए, सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन। अब मिथाइल ब्रोमाइड के सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन है, फिरोज हर रोज़ सफाई स्वार्ट्ज रिएक्शन है। तो ये वाली रिएक्शन आपकी स्वार्ट्ज रिएक्शन आपको पता चल रही है। ये वाली आपकी क्या है, आपकी फिंकेस्टाइन रिएक्शन है। तो एक फिंकेस्टाइन है, एक स्वार्ट्ज रिएक्शन है। देखो कितनी ईजी है, सारी पढ़ा रखी हैं वही रिएक्शंस आ रही हैं आपके पास, ठीक है जी। अब आप आगे देखिए, इसके बाद ये देखिए आपने, अब ये तो खैर थोड़ा सा डिस्कस करने वाला क्वेश्चन हो गया, इसको छोड़ देते हैं। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है, तो ये क्वेश्चन बताना है आपने। देखिए वैसे क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। इथाइल अमीन बेंजाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके X उत्पाद बनाता है। चलो मैं इसको डिस्कस कर लूँगा आगे, क्योंकि ये थोड़ा सा पेपर में करने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है जो आपको, इसमें आपको देखो क्या दे रखा है, आपको अमाउंट दे रखी, पहले इतनी थी फिर इतनी रह गई, ये आपको अमाउंट दे रखी है, ठीक है ना। तो आपको अमाउंट अगर A की B की अमाउंट दे रखी है और आपको इनका रेट दे रखा है, तो रेट का इनकी अमाउंट बढ़ने पर, यहाँ से देखो, यहाँ पे अमाउंट इतनी थी तो रेट इतना था, अमाउंट 3 गुनी हो गई तो रेट 9 गुना, 3 की पावर 2 है ना, मतलब स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, यहाँ से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से देखो तुम, अगर ये 1 का 1 ही रहा और ये 1 का 3 हो गया तो भी अब तो अभिक्रिया में चेंज ही नहीं आया, इसका मतलब ये सिंगल ऑर्डर की है, इसके पोर्शन में 3 की ऑर्डर है। भाई ये इसमें थोड़ा सा इन तरीके के क्वेश्चन सीख लेना, मुश्किल नहीं होते लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करने वाले होते हैं, ठीक है ना। तो बाकी क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में बनाऊंगा मैं, ये 25 मिनट की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है।